एवरीवन, दिस इज सैल जोशी एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट, मतलब टर्म 2 के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 जो कि है एम्प्लॉयमेंट। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। हम A to Z इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर देना। और एक चीज़ और यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज जो मेजोरिटी ऑफ वॉच टाइम आता है वो नॉन सब्सक्राइब से आता है, तो प्लीज़ कर देना चैनल को सब्सक्राइब। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब लिखा हुआ है क्योंकि मैं वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, फिर मैंने देखा कि यार मैंने इंटर वीडियो नहीं बनाया है, तो फिर इंटर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए सब लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर जो कि है एम्प्लॉयमेंट। देखो, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है जनरल सेंस में। एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसी जॉब जो हम परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसके बेसिस पे हमको पैसे मिलते हैं और उस पैसे से हम अपने आप को सर्वाइव करते हैं। वही होता है एम्प्लॉयमेंट, मतलब वही काम करना, जो काम हम कर रहे हैं वही एम्प्लॉयमेंट है हमारे लिए। तो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ पर्सन टू अर्न इनकम एंड अर्न अ लिविंग। यानी एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर काम जिसको एक पर्सन परफॉर्म करता है, जिससे वो पैसे कमाता है और उस पैसे से अपने को सर्वाइव करता है, अपनी अर्न करता है लिविंग, ताकि वो सर्वाइव कर सके। सो वर्कर, एक वर्कर होता कौन है? देखो, वर्कर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जिससे वो अर्न कर सके अपनी लिविंग, या फिर वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। सो हु इज अ वर्कर? वर्कर कौन है? एक इंडिविजुअल है जो कोई भी इन्वॉल्व है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, ताकि वो अपनी अर्न कर सके लिविंग को। ठीक हो गया? तो अब वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो भी वो परफॉर्म कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ आ रहा होगा? हमारी कंट्री की जीडीपी पे। सो द वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो वो वर्कर का कंट्रीब्यूशन हमेशा जीडीपी में आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आता है कि यार वर्कर में क्या कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं। देखो, वर्कर में पहली बात वो इंक्लूडेड होते हैं, सपोज कर लेते हैं आप एक वर्कर हो, आप कहीं काम करते हो और आपकी तबियत खराब हो गई, तो क्या आपको वर्कर बोलेंगे? आप कुछ टाइम के लिए एब्सेंट है तो क्या आपको वर्कर बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल आप वर्कर हो। आप कुछ टाइम के लिए, आप कुछ इलनेस है, आपको कोई कहीं लीव पे हो, आपको कहीं फेस्टिवल्स में गए हो, तो क्या आप वर्कर नहीं हो? आप वर्कर हो डेफिनेटली। तो आप उस वर्कर की कैटेगरी में तब भी आते हो अगर आप छुट्टी पे हो या आप कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर रहे हो ड्यू टू XYZ रीजन, तब भी आप वर्कर हो। तो वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग, दैट इज अ वर्कर। उसके बाद आता है नंबर ऑफ वर्कर्स। डेटा की बात कर लेते हैं। देखो, 2011-12 के डेटा के हिसाब से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे वो थे 473 मिलियन। 473 मिलियन यानी 47.3 करोड़, जिसमें से 70% हमारे मेन थे और 30% हमारे वुमेन थे। तो कोई भी पूछे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे, कितने हैं, तो बोलते हैं 2011-12 के हिसाब से टोटल 47.3 करोड़ थे, जिसमें से 70% मेन थे और 30% वुमेन थे। ठीक हो गया? उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स कितने टाइप्स के होते हैं? वर्कर देखो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, एक होते हैं हायर्ड वर्कर्स। पहले हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन से होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो खुद के प्रोफेशन या खुद के बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, वो किसी और के लिए काम नहीं करते हैं। सो हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस और देयर ओन प्रोफेशन। वो किसी और के लिए काम नहीं करते हैं। तो एग्जांपल समझ लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का। सपोज कर लेते हैं एक टीचर है, वो अपने खुद के कोचिंग में पढ़ा रहा है, वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो क्या है? वो हायर्ड वर्कर है। अगर खुद के कोचिंग में पढ़ा रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। सिमिलरली डॉक्टर है, वो खुद के क्लिनिक में अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो खुद से एम्प्लॉयड है अपने आप से, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा है। सो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जब हम अपने खुद के बिजनेस में एंगेज होते हैं, खुद के प्रोफेशन में एंगेज होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। उसका आता है सेकंड होता है हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स मतलब कि ऐसा इंडिविजुअल जो दूसरे के लिए काम परफॉर्म कर रहा है, किसी और को सर्विस अपनी रेंडर कर रहा है, जिसके बेसिस पे उसको क्या मिल रहा है? कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है इन द टर्म्स ऑफ सैलरी या वेजेस, जो भी उसको मिल रहा है वो होता है हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड खुद के लिए काम करता है, हायर्ड वर्कर्स किसी और के लिए काम करता है, जिसके बेसिस पे उसको पैसा मिलता है या सैलरी मिलती है, वेजेस उसको मिलते हैं। अब हायर्ड वर्कर्स किसी और के काम करने के भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स और एक होते हैं रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? जिनको जो जॉब मिलती है या जो उनको काम मिलता है वो कैजुअल बेसिस पे मिलता है, नहीं परमानेंट या रेगुलर बेसिस पे उनको नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? जो हमारे दिहाड़ी करते हैं मजदूर जो होते हैं, उनका क्या जो काम होता है वो उनको रेगुलर बेसिस पे मिलता है। चलो ठीक है, एक बिल्डिंग हमें बनानी है तो एक उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो कुछ टाइम तक, जब तक वो बिल्डिंग नहीं बनी तब तक तो एम्प्लॉयड है, बट इन द एंड जैसे ही वो काम खत्म हो गया उसके बाद तो फिर वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो अल्टीमेटली एक परमानेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे उनको काम नहीं मिल रहा है, या रेगुलर बेसिस, बस कैजुअल वर्कर्स में याद रखना कि उनको रेगुलर बेसिस पे काम नहीं मिलता है। ठीक है? अब दूसरी चीज, ये जो वर्कर्स होते हैं इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलता है, इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, इनके बाद कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो होते हैं जैसे पेंशन वगैरह हो गया, PF फंड हो गया, इनको नहीं मिलता है। ठीक है? तो अगर ये रिटायर हो जाता है तो इनको कोई ऐसा पैसा पेंशन वगैरह का नहीं मिलता है। ठीक हो गया? उसके बाद आता है रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स कौन होते हैं? वो वर्कर्स जो एक रेगुलर बेसिस पे इनको पैसा मिलता है, जैसे हमारे इंजीनियर्स हो गए, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको क्या होता है? रेगुलर बेसिस पे पैसा मिलता है। सेकेंडली, इनको सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का फायदा मिलता है, जो कि होते हैं आपके PF हो गया, आपका पेंशन हो गया। ठीक है? ये सब का इनको फायदा दिया जाता है, इनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, बट इनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है।
उसके बाद साथ कैजुअल वर्कर्स जनरली देखा जाता है कि ये अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं एंड जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं जनरली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। ठीक हो गया। सो अब याद रखना सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का टोटल वर्कर जो हमारे उसमें से हैं उसमें से 52% हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 30% हमारे कैजुअल हैं और 18% हमारे रेगुलर वर्कर्स हैं, याद रख लेना। बट कभी भी डेटा हमारे नहीं आते हैं, याद रखना डेटा कभी भी नहीं आएंगे आपको, तो एज एग्जैक्ट याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया। उसका देखा आता है टर्म वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का क्या होता है फॉर्मूला? टोटल वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, यानी कि टोटल जो हमारे वर्कर्स हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, यानी टोटल वर्कर्स का रेशियो हम पॉपुलेशन के साथ निकालते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, वो हमारा होता है वर्कर पॉपुलेशन। यानी टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है उसमें से कितने हमारे वर्कर्स हैं वो हमारा होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखना कि ये कैलकुलेट करा जाता है एनालाइज करने के लिए हमारी जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है हमारी कंट्री की वो कैसी है। ठीक है, टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है यार, मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले आता है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लेते हैं मैं एक लेबर हूं और कोई एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मैं तुमको 1 घंटे के हिसाब से इतने अमाउंट दूंगा काम करने के। तो उस अमाउंट पे, उस वेज रेट पे मैं कितना लेबर सप्लाई करना चाह रहा हूं, यानी मैं कितना अमाउंट ऑफ वर्क काम करना चाह रहा हूं। लेबर मतलब अमाउंट ऑफ लेबर मींस अमाउंट ऑफ वर्क जो मैं करना चाह रहा हूं, कितना काम मैं करना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ आवर्स एक पर्टिकुलर वेज रेट के अगेंस्ट। ठीक हो गया। तो लेबर सप्लाई मींस अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वेज रेट, यानी अमाउंट ऑफ लेबर या अमाउंट ऑफ आवर जो मैं काम करना चाह रहा हूं पर्टिकुलर वेज रेट के अगेंस्ट, उसको मैं बोलूंगा लेबर सप्लाई। यानी कितनी मैं लेबर सप्लाई करना चाह रहा हूं अपनी तरफ से, अपने कितने घंटे देना चाह रहा हूं पर्टिकुलर वेज रेट के अगेंस्ट काम करना चाह रहा हूं मतलब। सेकेंड आता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब क्या होता है? पर्सन्स वर्किंग प्लस नॉट वर्किंग बट आर एबल एंड विलिंग। तो लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स में हमारे वो सारे बंदे इंक्लूड होते हैं जो काम एक्चुअल में कर रहे हैं अभी, और वो बंदे भी इंक्लूड होते हैं जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है, और वो हमारे दोनों मिलके क्या होते हैं? लेबर फोर्स बन जाते हैं। तो लेबर फोर्स मतलब जो काम कर रहे हैं प्लस जो काम करना चाहते हैं और एबल भी है बट उनको काम नहीं मिल रहा है, वो दोनों मिला के हमारे लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। और ये नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, ये कभी भी वेज रेट से रिलेट नहीं होता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग वेज रेट जो भी चल रहा होता है वो उसमें काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा कोई वेज रेट का हम यहाँ पे एग्जैक्ट इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक हो गया। तो लेबर फोर्स मीन्स जो काम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं पर उनको नहीं मिल रहा है, वो दोनों को मिला के हम लोग लेबर फोर्स यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स मतलब क्या हुआ? वर्क फोर्स मतलब जो एक्चुअल में पर्सन्स वर्क कर रहे हैं वो हमारे लेबर वर्क फोर्स में आ जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली वर्किंग विल बी इंक्लूडेड इन द वर्क फोर्स, यानी एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं बंदे। अब लेबर फोर्स में क्या क्या था? जो बंद कर रहे हैं प्लस जिनको काम करना है बट नहीं मिल रहा है, उन दोनों को इंक्लूड करके हम लेबर फोर्स में डालते रहते हैं। बट वर्क फोर्स में हम किनको डालेंगे? जो काम एक्चुअल में अभी सिर्फ कर रहे हैं, हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो करना चाहते हैं बट नहीं मिल रहा है उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो काम कर रहे हैं अभी सिर्फ वो हमारे वर्क फोर्स के अंदर आ जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पीपल नॉट वर्किंग बट आर विलिंग, यानी लेबर फोर्स हमारी ये हो गई जो टोटल हमारे इंक्लूडेड है जिसमें काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं बट नहीं मिल रहा है, उसमें से हमने हटा दिए जो हमारे काम करना चाहते हैं बट उनको नहीं मिल रहा है, तो उनको अगर हम हटा देंगे तो वो हमारा बन जाएगा वर्क फोर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स अगेंस्ट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, यानी पूरी पॉपुलेशन में कितने प्रपोर्शन हमारी जो लोग हैं वो लेबर फोर्स के अंदर आते हैं, जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेबर फोर्स कितनी है अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है इनटू 100, हमारा निकल जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सपोज कर लेते हैं ये 50% निकल रहा है, यानी टोटल पॉपुलेशन में से 50% जो पॉपुलेशन वो है हमारी लेबर फोर्स के अंदर आती है। ठीक है। तो यार ये कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे कवर कर लिए, हमारे यहाँ पे कुछ अब डेटाज आने वाले हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और आने वाले हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यार वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मैंने बहुत सारा डेटा लिखा है बट आपको इसमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में हमारे पास कभी ऐसा नहीं आएगा कि यार ये डेटा हमको बताओ इतने परसेंट थे, ये कभी भी नहीं आएगा और ना आया था कभी भी। ठीक है। वो आपसे जरूर ये पूछ सकता है कि यार ये आपको चार्ट दे रखा है, इसके बेसिस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस बताओ, वो आ सकता है, और वो इस बार आया भी है सैम्पल पेपर में। तो अब ये मैंने क्यों लिखा है, इसके बेसिस पर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लो इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है हमारी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ये डेटा वाला पार्ट सिर्फ इतना ही है, उसके बाद हमारा सब थ्योरी है वो हम पढ़ लेंगे। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल के बेसिस पे कैसे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
सबसे पहले मेल वर्कर्स की अगर हम बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड 51% है, कैजुअल 29% है, और जो रेगुलर एम्प्लॉयड है वो है 20%। उसके बाद फीमेल वर्कर्स की अगर हम बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स फीमेल में 56% है, उसके बाद जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो 31% है, और रेगुलर वर्कर जो है फीमेल में वो है 13%। तो यहाँ से हमें जनरल में कुछ ऐसा खास ऑब्जर्वेशन अगर हमसे पूछता है बोलने के लिए, तो हमें बस ये लिख देना है कि यार जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है वो मेन डोमिनेट कर रहा है हर जगह पे, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज़्यादा हैं। उसके बाद वुमेन का जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो वुमेन्स होते हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जाती है, वो खुद के अपने फार्म में काम करते हैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की तरह, और उनके ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, इसलिए वो रेगुलर एम्प्लॉयड में बहुत कम है। इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ले रहे हैं मेल और फीमेल में, जिसमें मेल का जो है 29% है और 31% है, जो भी चार्ट में हमको दे रखा है। उसके बाद सिमिलरली रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड में जो हमारे मेल हैं वो 20% है और जो विमेल हैं वो 13% है। मेल ज़्यादा है क्योंकि मेल के पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, ज़्यादा अच्छी स्किल्स होती है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड को पाने के लिए। ठीक है, तो इतना याद रखना है। डेटास बिल्कुल याद नहीं रखने हैं आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ। उसके बाद बाय रीजन की अगर हम बात करें तो अर्बन और रूरल की दो ही रीजन हमारे पास हैं। उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? अर्बन में जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो है 43% टोटल, मेल फीमेल दोनों मिला के ही हैं। उसके बाद कैजुअल वर्कर जो हैं वो है 15%, रेगुलर जो एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो है 42%। सिमिलरली रूरल में कितने हैं? 56%, 35% और 9%। कैजुअल 35 है रूरल में, और रेगुलर जो है वो 9% है। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं सिमिलरली कि जो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है, एंड जो रूरल एरियाज़ में 56% है, यानी सबसे ज़्यादा हमारा रूरल एरियाज़ में है। क्यों? क्योंकि लोग क्या होते हैं वहाँ पे अपने फार्म में ही काम करते हैं, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर ही अपने ही प्लॉट ऑफ जो लैंड है उनका उसमें फार्मिंग करते हैं, और वो किसके अंदर कंसिडर होता है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड के एम्प्लॉयमेंट के अंदर कंसिडर होता है। तो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड का जो प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा हमारा रूरल एरिया में है। सिमिलरली ये हमने बता दिया कि मेजोरिटी हमारे किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सेल्फ एम्प्लॉयड की दोनों तरफ, रूरल एंड अर्बन की तरीके से। उसके बाद सेकंड जो सबसे लार्जेस्ट है वो हमारा है उसके बाद हमारे जो कैजुअल वर्कर्स है वो 15% है अर्बन एरियाज में, और 35% है रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में 35%, यानी कि रूरल एरियाज में जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अर्बन वर्कर्स। ठीक है, अर्बन एरियाज में। उसके बाद रेगुलर की अगर हम बात करें तो 42% है हमारा अर्बन में, वेयर सिर्फ 9% है रूरल एरियाज में। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? अर्बन एरियाज में बहुत सारे वैरायटी ऑफ जॉब्स होती हैं। अर्बन एरियाज में जो लिटरेसी लेवल होता है वो ज़्यादा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है कि डिफरेंट टाइप की रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में ला सकते हैं। वेयर रूरल एरियाज में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, इतने हमारे पास लिटरेसी लेवल नहीं होता, इतनी स्किल्स हमारे पास नहीं होती कि हम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड में हम आ सकें। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 9% है, बहुत कम है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपने कैजुअल वे में लिख देना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी उससे रिलेटेड अपने शब्दों में लिख लेना है, हमारे पास इसमें लीनियंसी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रीजन के बेसिस पे डिवाइड हो गया। उसके बाद बाय सेक्टर वाइज प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, प्राइमरी सेक्टर में हमारा 48.9% यानी 50% ऑलमोस्ट। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर हमारा 24.3, उसका टर्चरी हमारा 26.8%। तो इसके बेसिस पर ऑब्जर्वेशन हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूट कर रहा है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमी है हमारी जो कंट्री है। उसका सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारा दे रहा है वो है टर्चरी सेक्टर, जो कि सर्विस सेक्टर है, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वगैरह सर्विस होती है, उस पर हमारी ज़्यादा डिपेंडेंसी है वर्कफोर्स की। उसके बाद लास्ट सेकेंडरी सेक्टर में हमारी 24.3% है। प्राइमरी मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, माइनिंग होती है, जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर कहाँ होता है? जहाँ पे हम जो हमने प्राइमरी सेक्टर से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करें उसको हम चेंज करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद टर्चरी सेक्टर क्या होता है? टर्चरी सेक्टर जहाँ पे हमारी सारी सर्विसेज होती है, बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वो सब सर्विसेज। तो इस तरीके से वर्कफोर्स प्राइमरी में 48.9% डिपेंडेंट है, उसके बाद सेकेंडरी में 24.3% और टर्चरी में 26.8%। ठीक है, डेटाज याद मत करना, कोई बात नहीं, बस ये याद करना कि क्या यहाँ से हम समझ पा रहे हैं, और सिंपल अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखना है। और ये हमेशा ये लिखना कि मेजॉरिटी किसकी है, सबसे कम कौन है, इसको हर लाइन में आप लिख सकते हो एक एक वाइज करके, वो आपके सही कंसिडर करे जाएंगे। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें इसी तरीके से लिखा होता है, बुक में भी इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स यानी कि जो हमारी वर्कफोर्स है, जो स्ट्रक्चर मतलब कि किस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी में किस तरीके से हमारा जो वर्कफोर्स है जो काम कर रही है वो किस तरीके से चेंज हुई है टाइम के साथ। तो किस तरीके से चेंज हुई है, यानी कैसे हम समझते हैं? प्राइमरी सेक्टर में जो अभी तक हमारी वर्कफोर्स पहले थी वो थी 74.3%, अब गिर के कितनी हो गई है? 48.9%। डेट्स के बाद मैंने बता दिया ऊपर से, 1972 से 2011-12 का डेटा के हिसाब से। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो 10.9% है, 24.3% से इंक्रीज हुआ है। उसके बाद टर्चरी सेक्टर 14.8% है, 26.8% हुआ है। तो वही हमें ये आ सकता है, हम क्या लिखेंगे? प्राइमरी सेक्टर की जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है, बट फिर भी अभी हमारी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर में हमको एक बूस्ट देखने को मिला है, यानी जो हमारे जो चेंजेस हमारे जो लाते हैं उसमें हमें सेकेंडरी सेक्टर में देखने को बहुत ज़्यादा मिला है। सिमिलरली टर्चरी सेक्टर की हम बात करें, सर्विस सेक्टर की, तो वो उसमें हमारी डिपेंडेंसी वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। बस यही लिखना है,
कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा इतने में, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो वर्कफोर्स है वो चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, कि प्राइमरी डिपेंडेंस हमारी कम हो रही है, सेकेंडरी में हमारा बढ़ रहा है, टर्चरी में हमारा बढ़ रहा है। तो ये हमारा है वर्कफोर्स चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर वाइज, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्चरी सेक्टर के उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है कैजुअलाइजेशन, यानी जो हमारे वर्कर्स हैं वो कैजुअल वर्कर्स जो हमारे हैं वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं, यानी हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉयड वर्कर्स थे और जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स थे वो अब कम हो रहे हैं और उसकी जगह वो शिफ्ट हो रहे हैं कैजुअल वर्कर्स की तरफ। तो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं और जो रेगुलर वर्कर्स हैं, जब वो शिफ्ट होते हैं, मूव कर रहे होते हैं धीरे धीरे प्रोसेस में कैजुअल वर्कर्स की तरफ को, जहाँ पे कोई परमानेंट पेरोल बेसिस पर उनको काम नहीं मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। जब कैजुअल वर्कफोर्स की प्रोपोर्शन बढ़ रही हो, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर वर्कर जब शिफ्ट कर रहे हो कैजुअल वर्कर्स की पोजीशन पे, उसको हम लोग बोलेंगे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। एक डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है यहाँ पे, सेल्फ एम्प्लॉयड पहले हमारे कितने थे 61.4% और अब कितने हो गए 2011-12 में 52%। तो ये हमारा क्या हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोल सकते हैं। सिमिलरली रेगुलर सैलरीड वर्कर्स की अगर हम बात करें, पहले 15 थे अब 18 हो चुके हैं, थोड़े बहुत बढ़े बट प्रपोर्शन बहुत कम है। उसके बाद कैजुअल वर्कर्स की अगर हम बात करें तो पहले 23% थे और अब कितने हो गए हैं, 30% हो गए हैं। डेटास बिल्कुल याद नहीं करना है, तो इसी के बेसिस पर हम ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, और इसमें ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लिख सकते हैं कि ये शो कर रहा है कि यार हमारा कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड और जो रेगुलर वर्कर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं कैजुअल वर्कर्स की तरफ को, ठीक है। ये इसमें से जो भी डेटा मैंने यहाँ लिखा है, मैं फिर से बोलूँगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कभी आपसे डेटा कभी नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। इसके बेसिस पर ऑब्जर्वेशन या वही लाइन है जो लिखनी होती है हमको, हम बुक की लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं या अपने खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी में हमारे पास अच्छी खासी छूट होती है, ठीक है। तो ये था कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं जो है जॉबलेस ग्रोथ, उसके बाद इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स वगैरह वगैरह, और उसके रेमेडीज, बस उतना ही है चैप्टर में, ठीक है। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जॉबलेस ग्रोथ। देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है जॉबलेस ग्रोथ से, कि हमारी ग्रोथ तो हो रही है बट जॉब्स नहीं मिल रही हैं, यानी कि हमारा जो आउटपुट है जीडीपी वो इंक्रीज तो हो रहा है बट उसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट है या जो जॉब्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या है, सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू इंक्रीज, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारी इकोनॉमी में आउटपुट तो बढ़ रहा है, आउटपुट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू इंक्रीज बट विदाउट द प्रोपोर्शनल राइज इन द एम्प्लॉयमेंट, यानी लेकिन आउटपुट बढ़ रहा है बट प्रोपोर्शनल राइज नहीं आ रहा है एम्प्लॉयमेंट में। समझ रहे हो बात को, आउटपुट बढ़ रहा है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉबलेस ग्रोथ। इसका रीजन क्या है? अब ऑब्वियसली बात है कि यार आउटपुट बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं तो लग ही रहा होगा लेबर का, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही है। सो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द जॉबलेस ग्रोथ? दैट इज द डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड द नेग्लिजेंस ऑफ लेबर। आज के टाइम पे हर काम टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है। फैक्ट्रीज में 90% जो अब आने लग गया है काम, वो किसके उससे हो रहा है, सब मशीन्स के थ्रू होने लग गया है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेबर्स की जो इंपॉर्टेंस है या जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म होती जा रही है, जिस वजह से हमारा जो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है। तो रीज़न क्या है, टेक्नोलॉजी की आने की वजह से हम डिपेंडेंस उस पर ज़्यादा शो कर रहे हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है 1951 से 2000 के डेटा के हिसाब से जो हमारा जीडीपी था 1951 में वो 3.6% था पर एनम, और 2000 में हमारा 8% पर एनम था, यानी बड़ा हमारा 3.6 से 8% तक। लेकिन उसके साथ एम्प्लॉयमेंट हमारी 1.5% थी, लेकिन वो घट के हो गई 1%। समझ रहे हो बात को, जीडीपी हमारा बढ़ा 3.6 से 8, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या हुई 1.5 से 1 हो गई, यानी रिड्यूस हो गई इनफैक्ट। तो ये क्या सिचुएशन है, जॉबलेस ग्रोथ, जहां पे जीडीपी बढ़ रही है बट साथ में एम्प्लॉयमेंट नहीं इंक्रीज हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब समझ लेते हैं सेक्टर्स। अब आता है नया टॉपिक, सेक्टर्स। देखो सेक्टर्स दो टाइप के होते हैं हमारी इकोनॉमी में, एक होते हैं फॉर्मल सेक्टर, एक होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। एक होते हैं फॉर्मल सेक्टर, एक होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं? फॉर्मल सेक्टर होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें क्या होता है समझो, इसमें वो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या वो सारे पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइज इंक्लूड होती हैं जो हायर करती हैं 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स को। तो कोई पूछे फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, फॉर्मल सेक्टर में वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो सब इंक्लूड होते हैं जो 10 या 10 से ज़्यादा बंदे हायर करते हैं वर्कर्स को, वो क्या होते हैं हमारे फॉर्मल सेक्टर। उसके बाद इन सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम लोग फॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं। तो जो फॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल वर्कर्स। सो हु आर फॉर्मल वर्कर्स हु वर्क इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सेकंड है हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर।
इनफॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं? जो वर्क करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में। ये क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। तो ये कौन से होते हैं? इसमें सिर्फ प्राइवेट वेंचर्स इंक्लूड होते हैं, याद रखना। कौन से प्राइवेट वेंचर? प्राइवेट वेंचर्स विच हायर लेस देन 10 वर्कर्स, यानी 10 से कम वर्कर जो हायर करते हैं प्राइवेट वेंचर या प्राइवेट एंटरप्राइजेस, उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, अब इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कौन होंगे? इनफॉर्मल वर्कर्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लेना। जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है, जैसे प्राइवेट वो प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, पेंशन वगैरह इनको नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट इनको लेबर लॉ से भी प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। लेबर लॉस इन द सेंस, यार कुछ लॉस लेबर के उसमें बना रखे, जैसे एक अगर एग्जाम्पल ले लें, एक लेबर लॉ बोलता है कि यार आप किसी बंदे से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हो, और करा रहे हो, इच्छे से कर भी रहे तो उसके आप उसके ओवर टाइम के पैसे दोगे। वो एक लेबर लॉ ने बना रखा है। तो वो लेबर लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है फॉर्मल वर्कर के ऊपर। ठीक है, और इनको जॉब सिक्योरिटी भी दी जाती है फॉर्मल वर्कर्स को, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं इकोनॉमी के। वेरएस अगर इनफॉर्मल वर्कर्स की हम बात करें तो इनफॉर्मल वर्कर्स को कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है, कोई पेंशन नहीं दी जाती है, कोई ग्रेट्युटी नहीं दी जाती है, कोई प्रोविडेंट फंड इनको नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट जो इनके जो लेबर लॉज हैं वो भी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इनको 10, 12, 13 घंटे काम कराया जा रहा है बट उनका पेमेंट इनको नहीं मिल रहा है, इनको जबरदस्ती काम करना पड़ता है। तो बहुत अनऑर्गेनाइज है, कोई भी प्रॉपरली आवर्स सेट नहीं है इनके काम के, प्रॉपरली इनको वेजेस नहीं मिलता क्योंकि लेबर लॉज इनके ऊपर एप्लीकेबल हो ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक डिफरेंस और याद रखना, जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, वेयर जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। ठीक है, इसको साथ साथ लिखते रहना, बहुत जल्दी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। हमने 2 सेक्टर पढ़ लिए, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं? उसमें वो सेक्टर में जो सारी एंटरप्राइजेस आती है, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जो 10 या 10 से ज़्यादा बंदे हायर करें। और इनफॉर्मल सेक्टर वो सारी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो 10 से कम बंदे हायर करें वर्कर्स को, उसको हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मल सेक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक नया टॉपिक आता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जैसे हमने पढ़ा था कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, क्या होता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स? वर्ड से क्या पता चलता है कि कैजुअल वर्कर्स की जो प्रपोर्शन है वो बढ़ है। सिमिलरली इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी जो इनफॉर्मल वर्कर हैं वो हमारे इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं। इनफॉर्मल वर्कर हमारी इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल वर्कर्स के पास कोई एक प्रोटेक्शन नहीं होती, उनके पास कोई भी राइट नहीं होता, उनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। तो वो जो सेक्शन हमारा बढ़ा है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। अब समझ लेते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स डिक्रीजेज इन द फॉर्मल सेक्टर एंड इंक्रीजेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। यानी क्या हो रहा है, फॉर्मल सेक्टर का जो वर्कफोर्स है वो डिक्रीज हो रहा है, वेयर है जो इनफॉर्मल सेक्टर का वर्कफोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इट इज अ सिचुएशन वेयर द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर आर डिक्रीजिंग एंड देयर इज अ राइज इन द इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स। समझ में आ रहा है बात को? अब समझ लेते हैं एक डेटा के हिसाब से फॉर्मल सेक्टर, अभी जो हमारी टोटल सेक्टर जो वर्कफोर्स है हमारी, उसमें से 10%, मात्र 10% हमारा फॉर्मल सेक्टर में काम करता है, वेयर बचा हुआ पूरा 90% हमारा इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर अभी भी काम कर रहा है, जो कि एक बहुत गलत बात है। रिसेंटली मैंने एक पेपर में देखा था सीबीएसई के, अभी जो लेटेस्ट आया उसमें लिखा था डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर या कैजुअल वर्कफोर्स जो हो रहा है उसका क्या है। दोनों का एक ही है कि यार इनफॉर्मल सेक्टर या कैजुअल वर्कर्स में क्या होता है, उनको कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, जॉब सिक्योरिटी, उनके पास कोई भी राइट नहीं है, वो ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मतलब अनइवन आवर्स उनसे काम कराया जा रहा है, प्रॉपर्ली उनके ऊपर जो लेबर लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं करे जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बच जाता है हमारी इकोनॉमी के लिए। समझ रहे हो बात को? तो फॉर्मल वर्क सेक्टर पे जो काम बढ़ा है तो वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर पर हमारी डिपेंडेंस बढ़ रही है तो वो एक बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं नया टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। साथ साथ लिखते रहना यार, नोट करते रहना, छोटे छोटे नोट्स बना देना, साथ साथ बहुत जल्दी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब हमारे पास आता है अनएम्प्लॉयमेंट। नया टर्म आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट सबको ही पता होगा यार, बेरोजगारी, सबको पता है आज के टाइम पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां एक बंदा काम करना चाहता है और काम करने के लायक है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो मार्केट में वेज रेट उससे मांग चल रहा है उसके बेसिस पे वो काम करने के लिए तैयार है और काम करने लायक भी है, फिर भी उसको नहीं जॉब मिल रहा है। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर एबल एंड विलिंग, यानी वो उसको काम करने के लायक हैं और चाहते भी हैं काम करना एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी वेज रेट मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से वो तैयार है काम करने के लिए, बट डू नॉट गेट द वर्क, उनको काम फिर भी नहीं मिल रहा है। सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन वेयर पीपल आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट द वर्क। वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसका है स्किल्ड वर्कर्स आर ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके स्किल्स है तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल ही जा रही, क्योंकि आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर स्किल हो, स्किल आपके पास है, तब भी आप अनएम्प्लॉयड रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं अभी के सिनेरियोज में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था,
याद रखना। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखना, सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, यानी हम कैसे बताते हैं कि यार इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा चल रहा है, इतने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमारी अनएम्प्लॉयड है। डेटा के 3 मेजर सोर्सेज हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं। पहला सोर्स हमारा है सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ से हम अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज NSSO। उसके बाद है DGET क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो 3 हमारे पास मेजर सोर्सेज है, याद रखना अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जहां से हम कलेक्ट करते हैं। एक होता है रिपोर्ट सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, दूसरा NSSO और तीसरा DGET। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, DGET डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ये 3 हमारे मेजर सोर्सेज होते हैं जहां से हम अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अपना कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना याद रख लिया। अब इसको साथ साथ नोट कर लेना। अब इसके बाद हमारा बचा है अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स और उसके रेमेडियल मेजर्स, और गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स जो लिए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा बचा है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद रेमेडियल मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फिर गवर्नमेंट 2 टाइप के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, एंड हमारे कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है जो हम पॉवर्टी में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, वही सेम यहाँ अप्लाई होने वाले हैं, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। तो अभी हम समझ लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। इट इज अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली वर्किंग आर मोर देन द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली रिक्वायर्ड, यानी जो बंदे काम कर रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू उस काम करने के लिए जितने बंदे हमको चाहिए। सपोज कर लेते हैं एग्जांपल पे, एक फार्म है जहां पे हमें 3 बंदे काम करने के लिए चाहिए, लेकिन उस फार्म में 5 बंदे काम कर रहे हैं, तो वो तो जो 2 बंदे एक्स्ट्रा है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड के अंदर आते हैं, यानी वो काम तो कर रहे हैं बट आउटपुट में कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हैं बट उनकी जरूरत नहीं है, अगर उनको हटा भी दें हम लोग तो भी आउटपुट में कोई चेंज आना ही नहीं है। तो यानी कि जब बंदे ज्यादा काम कर रहे हो एज कंपेयर टू जितने उसका काम करने के लिए रिक्वायर्ड हो, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज अ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें जो काम कर रहे होते हैं बंदे वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जितने बंदे हमें उस काम करने के लिए चाहिए। ठीक है, दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट नाम से पता चल रहा है ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में। ठीक है, जैसे कि अगर हम सबसे बड़ा एग्जांपल इसका एग्रीकल्चर में ही है, यानी कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में या सीजन्स में हमको एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉयमेंट रहता है वो हमको मिल जाता है, उसके बाकी महीनों में हमें कोई जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर का भी कोई पर्टिकुलर सीजन होता है। और ये जो सीजन है ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हो, किस टाइप की सॉइल आपके वहाँ मिलती है एंड आप किस टाइप का क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके बेसिस पे हर जगह पे एक सीजन वाइज एम्प्लॉयमेंट हमको मिल जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो जब आपने सब कुछ कर दिया फिर उसको उगने में टाइम लगेगा, तब तक तो आप अनएम्प्लॉयड हो, तो उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में जब हम अनएम्प्लॉयड होते हैं उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली हमको एग्रीकल्चर में देखने को ये मिलता है। उसके बाद आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और जो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है वो सेम ही है। अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मींस रिफर्स टू अ सिचुएशन जहां एक बंदा काम करना चाहता है और करने के लायक है बट उसको जॉब नहीं मिल रहा है, द एग्जिस्टिंग वेज रेट भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो इट इज अ सिचुएशन वेयर द पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट इज नॉट एबल टू गेट द जॉब, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में पढ़ी थी और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक ही चीज है। समझ रहे हो बात को। अब देखो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, बंदा दिखता है कि वो खाली बैठा आइडल, लेकिन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा दिखता नहीं है कि वो खाली बैठा है, वो काम तो कर रहा होता है बट वो एक्स्ट्रा बंदा है, उसको काम की वो नहीं करेगा तो भी काम चल जाएगा। तो डिफरेंस समझ लेना, ओपन में बंदा दिखता है कि यार वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन डिस्गाइज में ऐसा लगता है कि वो बंदा काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो नाम से पता चल रहा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा बेरोजगार। ठीक है, सो इट इज अ सिचुएशन विच अराइजेज अमंग द एजुकेटेड पीपल, यानी आप पढ़े लिखो फिर भी आप बेरोजगार हो। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या है, देखो मेन रीजन ये कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है और जो जनरल एजुकेशन है वो इतनी ज्यादा लोगों के पास आ चुकी है। जनरल एजुकेशन मीन्स वही डिग्री, वही जॉब, वही सब कर रहे हैं हम लोग, जो एक पैटर्न फॉलो कर रहे जा रहे हैं। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर डोमेन पे या पर्टिकुलर स्किल आपके अंदर डेवलप कर दो कि आप जॉब पा सको। समझ रहे हो बात को। तो एक जनरल एजुकेशन बहुत लोगों के पास आ चुके हैं, इसलिए वो जनरल एजुकेशन पाके लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, तो वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जा रहे हैं। समझ रहे हैं। हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मींस अगर मैं एक जॉब छोड़ रहा हूँ, इट इज अ टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेज व्हेन अ पर्सन लीव्स अ जॉब एंड जॉइन्स अनदर जॉब। यानी एक बंदा जब एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करे तो उस टाइम पीरियड बीच के लिए जो वो अनएम्प्लॉयड है उसी को बोलेंगे हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये क्यों होती है, इसका बेसिक रीजन ये है कि हमें मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि यार कहाँ पे क्या जॉब्स अवेलेबल है, हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिस वजह में हम बार बार चेंज करना होता है जॉब को। ठीक है, तो फ्रिक्शनल मींस जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करते हैं तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, हम अनएम्प्लॉयड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आती है ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन द स्किल्स दैट आई होल्ड एंड द स्किल्स दैट द मार्केट डिमांड।
यानी सपोज कर लो मैं एक कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरे पास कुछ ऐसी स्किल है या कोई भी स्किल है बहुत सारी, बट कंपनी डिमांड करती है कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और वो स्किल मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई और स्किल्स है, तो मैच नहीं कर पा रही है वो स्किल जो मेरे पास है और जो कंपनी मुझसे डिमांड कर रही है। सो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स विच द पर्सन होल्ड्स एंड व्हाट द कंपनी है, व्हाट द मार्केट डिमांड। सो दोनों के बीच में मैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि एक वर्कर है जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो कंपनी उसको निकाल देगी, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो स्किल्स जब मैच नहीं करती हैं, जो स्किल्स मेरे पास हैं और जो कंपनी मुझसे मांग रही है, जो डिमांड कर रही है, वो जब मैच नहीं करेगी तो ऑब्वियसली बात है वो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होगी। सो इट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेज ऑन द इलिटरेट पीपल हु वांट टू वर्क इन अ इंडस्ट्री, यानी एक इंडस्ट्री में वो काम करना चाहते हैं, जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, वही वाला इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है, इंडस्ट्रीज में काम क्यों नहीं मिल रहा है? देखो ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, रूरल एरियाज से लोग शिफ्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, मतलब रूरल एरिया से लोग शिफ्ट कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, जिस वजह से जो जॉब्स हैं वो कम होते जा रही हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। सो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं वो वाला जॉब अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मींस देखो साइक्लिकल ऐसा होता है, साइकिल ऐसे इस तरीके से चलती है, एक होता है बूम पीरियड, एक होता है डिप्रेशन पीरियड। तो जब अच्छा पीरियड चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है, तब तो एम्प्लॉयमेंट मार्केट दे रही है, लेकिन जैसे ही डिप्रेशन पीरियड आ गया एम्प्लॉयमेंट फिर चली जाएगी। तो जैसे जैसे पीरियड के हिसाब से जब हमें एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है उसको हम बोलेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अगर अच्छा पीरियड चल रहा है तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और मार्केट डाउन हुआ तो क्या हुआ, डिप्रेशन पीरियड हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गई वापस, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है उसका मेन रीजंस क्या है। ठीक है, बहुत बेसिक रीजंस है। सबसे पहला है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमी जो ग्रोथ रेट है उसका वो बहुत कम है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, आउटपुट प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक रीजन है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत स्लो रेट से हो रही है। ठीक है, बहुत अपने टर्म्स में लिख सकते हो, बहुत बेसिक है यार, इसमें कोई बुक की लैंग्वेज छापने की जरूरत नहीं है और बुक में भी यही लिखा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब सबसे बड़ा रीजन आज के टाइम पे क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन। लोगों के 10-10 बच्चे हैं, 12-12 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, 7-7 बच्चे हैं। तो अब पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया की पॉपुलेशन 2020 में मेरे को याद है 138 या 139 करोड़ के आसपास थी। तो जब इतनी पॉपुलेशन है, बढ़ रही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो उसके कंपैरिजन में सप्लाई जो जॉब की हो रही है वो कम हो पा रही है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो अब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, उसके बाद अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। देखो मेजोरिटी ऑफ सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर, हम अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हमारे एग्रीकल्चर में ही हमारा अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि हम जो अभी भी मशीन यूज़ करते हैं बहुत पुरानी करते हैं, जिससे आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, वर्कर की जो डिमांड है वो बहुत कम हो जाती है। सो हमारा एग्रीकल्चर ही डेवलप नहीं है और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा अराइज हो रहा है। एंड अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया या कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। देखो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम मींस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आपको भी पता है कि बिल्कुल एक थ्योरी बेस चल रहा है कि ये पढ़ना है, फिर ये डिग्री करना है, फिर ये करना है, वो करना है। वोकेशनल एजुकेशन में कोई ध्यान देने को तैयार है ही नहीं। वोकेशनल कोर्सेज में मतलब वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है कि आप पर्टिकुलर कोई स्किल में या पर्टिकुलर कोई डोमेन में आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो ताकि आप उसमें स्ट्रांग बन सको और आप एक जॉब अप्लाई कर सकते हो किसी भी उसमें। हम बोलते हैं कि फॉरेन में ऐसा होता है कि यार उसमें 8th क्लास से ही बच्चों को वो जो करना होता है जॉब, उसकी तरफ उनको प्रिपरेशन कराया जाता है, तो उसी को तो बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन। हम लोगों को एक ऐसा एजुकेशन दिया जा रहा है जिसमें हमें सिर्फ थ्योरी फीड करा जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो मतलब ये बात नहीं है कि अब करा जा रहा है वो ठीक है, लेकिन अब हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट? ये मत सोचना कि यार अभी ये चीज़ ऐसा है तो हम नहीं करेंगे। अगर चेंज करना है तो डेफिनेटली इसी प्रोसेस के थ्रू के जाके एक पावर पे आओ, एक टॉप पे आओ, फिर इसको चेंज करने का ट्राई करना है। ठीक है, तो वो आप ही कर सकते हो। उसका आता है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो वर्क ओरिएंटेड नहीं हो पा रहा है। हमें थ्योरी पढ़ाई जा रही है, हमें ऐसी स्किल्स नहीं दी जा रही है जो हमें एम्प्लॉयमेंट ला के दे। ठीक है, उसका कहते हैं डिक्लाइन ऑफ एसएसआई। एसएसआई क्या होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में चल जाती है, यानी गांव में छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। और जो हमारे इंडिया में जो बिग इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत कम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, तो ज़्यादा इंप्लॉयमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो अगर हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है, क्योंकि हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही लगी हुई है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट?
उसके बाद इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, यानी गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग स्कीम्स निकालती है तो वो प्लानिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करा जा रहा है, प्रॉपरली प्लान नहीं करा जा रहा है, एक सेक्टर को फोकस नहीं करा जा रहा है कि कैसे हम उन तक पहुंचाएं वो चीज़ें। तो जो गवर्नमेंट और जो हायर अथॉरिटीज़ है उनकी जो प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं है, दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा कॉज है। ठीक है, उसके बाद स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, मैंने बताया था इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर रही है तो जॉब्स कहाँ से देगी, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि अगर इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही है, वो एक्सप्लोजन उसमें नहीं आ रही है, इंक्रीज नहीं कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारी इकोनॉमी में जनरेट नहीं हो पा रही हैं, एंड उस वजह से क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद तो ये हो गया हमारा स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इतना ही है। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स याद कर लेना अच्छे से, और इसमें सिर्फ आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जो बताया सीधा लिख के आ जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बेसिक है, एक बार में याद हो भी जाएंगे आपको। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमने कॉजेज पढ़े अनएम्प्लॉयमेंट के, उसी को हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, रेमेडियल मेजर्स बन जाएंगे। सबसे पहला क्या है, एक्सेलरेशन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ा दोगे, ऑब्वियसली बात है आउटपुट बढ़ेगा, इकोनॉमी में मार्केट बढ़ेगा, अल्टीमेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। तो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी को इंक्रीज करना एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। उसके बाद कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे, ऑब्वियसली बात है डिमांड सप्लाई मैच करेगी तो क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको मिल जाएगी, हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। अगर पॉपुलेशन हम कंट्रोल करेंगे, जितनी डिमांड है उस हिसाब से हमारी सप्लाई होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। पर हमारा क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, बट उतनी जॉब्स अवेलेबल है ही नहीं। तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक बहुत अच्छा रीज़न है। तो हमारे पास है डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑब्वियसली मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट की, और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही है बेसिक रीज़न, सब रिलेट उसी तरीके से कर रहे हैं, और यही आपको लिख के भी आना है। ठीक है, फिर है एनकरेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है उनको एनकरेज करोगे तो अल्टीमेटली अच्छे रॉ मटेरियल्स उनको प्रोवाइड करो, सस्ते रेट पे प्रोवाइड करो, तो वो क्या होगी, एनकरेज होगी। ठीक है, बिग कॉम्पिटिशन से लड़ने के लिए उनके पास एक पावर आएगी, एंड अल्टीमेटली जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही एनकरेज करी जाएगी तो जो उसमें लोग काम कर रहे हैं उनकी इंप्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे, रॉ मटेरियल सस्ते में सप्लाई करो, कोई स्टार्टअप बंदा करना चाह रहा है तो उसको नो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करो, उसको फाइनेंशियल गेन्स प्रोवाइड करो, सब कुछ करो ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो सके और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसलिए बोलते हैं कि यार हमें हमेशा एम्प्लॉयर की तरह सोचना चाहिए कि हम जॉब्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि हम कैसे जॉब लें। जॉब्स कैसे हमारे वजह से जनरेट हो रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट के फेज में चल रहे हैं अभी। उसके बाद रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा अभी तक सिर्फ थ्योरी वगैरह चलता रहता है एजुकेशन सिस्टम में, हमारा जो एक जॉब ओरिएंटेड नहीं हो पा रहा है वो हमारा चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम पे, वो एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज पे फोकस करना सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें पॉइंट याद रखना कि वोकेशनल कोर्सेज या वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान देना है, यानी ऐसी एजुकेशन पे ध्यान देना है जो हमें स्किल डेवलप करने में ज़्यादा हेल्प करे, ना कि ये थ्योरी रटने में। ठीक है, तो वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करना है, रिफॉर्म करना है अपने एजुकेशन सिस्टम को, जो थ्योरी वेज जो चल रहा है इसको चेंज करना है वोकेशनल एजुकेशन के टर्म्स में। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट बहुत सारे लॉन्च करती है, मनरेगा, उसके साथ साथ आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सब योजना प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। बनाने से कुछ नहीं होगा, जब प्रॉपर सेक्टर में आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तब ज़्यादा बेटर है। तो वो इंप्लीमेंट करना और स्पेशल अच्छे से एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बनाना, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने का। ठीक है, तो ये याद रख लेना, और ये बहुत बेसिक है, इसको आपको अपने टर्म्स में ही लिखना है। ठीक है, इसमें कोई बुकिश लैंग्वेज हमको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही समझना है हमको। ठीक है, उसके बाद और बुकिश लैंग्वेज में भी ऐसा ही दिया है, कुछ ऐसा अलग नहीं दिया, आप देख लेना, सेम ही इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट देखो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट दो टाइप की, एक होती है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक होती है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब गवर्नमेंट ने कोई अपना ट्रांसपोर्ट खोल दिया, या गवर्नमेंट ने अपना कोई हॉस्पिटल खोल दिया, या गवर्नमेंट ने कोई भी अपनी बिल्डिंग खोल दी जहाँ पे लोगों को अपॉइंट कर लिया काम के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी अपॉइंट कर लिया, वो क्या है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है किसी भी जो इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। अब इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है, सपोज कर लेते हैं गवर्नमेंट की एक एंटरप्राइज है, वो ग्रो कर रही है, उसका आउटपुट ग्रो कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड जो कंपनी, जिस कंपनी से वो आउटपुट ले रही है, रॉ मटेरियल्स ले रही है, उसको भी अपने आप को एक्सपेंड करना पड़ेगा, और उस कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए और वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, और अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट सेक्टर ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज ग्रो रही है, तो उस वजह से हमारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है हमारे सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, इनडायरेक्टली इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस केस में हमारी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से। ठीक है, उसके बाद जो हमारे वो थे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, वो हम पॉवर्टी में पढ़ चुके हैं, उसी को पढ़ना दोबारा, उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा, एक स्पेसिफिक वीडियो 5 से 10 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारे थे एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो गया, मेरे को लगन था इतना बड़ा होगा, बट हाँ बड़ा हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसको नोट्स कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेना, और बस इतना ही है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास बहुत अच्छी लीनियंसी होती है कि हम अच्छे से लिख के आ सकते हैं, जो भी हमारा
हमारे जो भी हम अपने फ्रेम वर्ड्स करते हैं उस बेसिस पर हम उसको लिख सकते हैं, हमें कोई ऐसा एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अच्छी खासी लीनियंसी अवेलेबल होती है। ठीक है, सो दिस इज इट यार। इसमें ये वन शॉट वीडियो आ गया, मैं सोच रहा हूँ कि चारों वीडियो जो चारों चैप्टर हैं वो जल्दी से बना दूँ। ठीक है, ये शायद 30 से 35 मिनट का वीडियो बन गया, मैंने सोचा था 20 से 25 मिनट का बनेगा, बट चलो ठीक है, ये आप कर लेना अच्छे से प्रिपेयर, और फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन ऑल द I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you said.